तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज है हमारी क्लास 6 की साइंस का चौथा चैप्टर। 3 चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो पहली हेडिंग दी गई है वो है हमारे चारों ओर की वस्तुएं। ठीक है, तो हमारे चारों ओर की वस्तुओं से क्या मतलब है, तो भाई देखते हैं। पहले तो हम आपको बता देते हैं वस्तु क्या होता है। तो वस्तु का अगर नाम ले तो हमारे सामने पिलो पगड़ी है, मोबाइल रखा हुआ है, लैपटॉप रखा हुआ है, और सीनरी लगी हुई है, बुक रखी हुई है, ग्लास रखी हुई है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हैं क्या, एक वस्तु ही है, एक वस्तु ही है। हालांकि इनका अपना अपना नाम है, पर अगर हमें इनका नाम नहीं पता है तो हम उनको क्या बोलेंगे, एक वस्तु बोलेंगे। ठीक है, तो ये होता है वस्तु। अब हमारे चारों ओर की वस्तुएं, हमने अपने चारों ओर की वस्तुएं तो बता दी। अब बुक के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। मतलब ये सब हमको आमतौर पर अपने आसपास देखने को मिल ही जाती हैं। ये सब चीज़ें भी क्या हैं, एक वस्तुएं ही हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे ना, साइकिल की कुछ अलग खासियत होती है, बस की कुछ अलग खासियत होती है, हमारी बैलगाड़ी कुछ अलग होती है, हमारा कहने को अगर मैं अपने आसपास की बात करूं, हमारे पड़ोस में रखी हुई चेयर की आकृति अलग है, हमारे टेबल की आकृति अलग है, हमारे लैपटॉप अलग है, हमारा मोबाइल अलग है। हर चीज़ की अलग अलग खासियत होती है, अलग उनकी भिन्न भिन्न बनावट भी होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है, अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद, जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। मतलब हम अब क्या कर रहे हैं, इन्हीं जो हमको हमारे आसपास जो वस्तुएं दिख रही हैं, अब हम इनको क्या कर रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं। वर्गीकृत करने का मतलब क्या हुआ, एक जैसे कि इन्होंने गोल का एग्जाम्पल दिया, जैसे गोल चीज़ें एक साइड में बताकर रख ली, स्क्वायर वाली चीज़ें एक साइड में रख ली, ट्रायंगल वाली चीज़ें एक साइड में रख ली, मतलब इनको कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, तो इसी चीज़ को कहते हैं वर्गीकरण। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा है कि गोल चीज़ों में इन्होंने बताया क्या है, कंचा बताया है, रबड़ की गेंद बताई है, फुटबॉल बताई है, ये सब चीज़ें इन्होंने बताई है। फिर लिखा है, यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरा, घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मतलब सिर्फ यही चीज़ें ही नहीं आएगी, सेब भी हमारा गोल होता है, संतरा भी हमारा गोल होता है, घड़ा भी हमारा लगभग गोल आकृति का होता है। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो इसी कैटेगरी में आ जाएंगी। फिर ये कह रहे हैं, मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दें, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे कुछ वस्तुएं दिखाई हैं। आइए हम देखें कि इन वस्तुओं में आखिर दिया क्या है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे ग्लास है, एक प्लास है, ताला है, एक खिलौना है, और ये जो नहीं पेपर पे रखा होता है, पेपर हमारे ना उड़े, जैसे अक्सर आपने डॉक्टरों के पास देखा होगा। ठीक है, पेपर के ऊपर रखने के लिए भाई एक भारी सी कंचे टाइप में ये ग्लव्स दिए हैं, सीडी दी गई है, मोबाइल दिया गया है, कुछ स्क्रूज दिए गए हैं। ठीक है, ये बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे कोई चीज़ रखी गई है इस तरीके से। तो कई सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। ये सब भी हमारे क्या है, हमारे चारों ओर की वस्तुओं को नाम दिया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, आगे इन्होंने कहा है कि अपनी सूची में रहे हैं तथा जिन्हें खाया जा सकता है। ठीक है, मतलब इन्होंने आगे यहाँ पे ये बोला था, मान लीजिए कि हम ऐसी वस्तुओं पे ध्यान दें। ठीक है, कैसी वस्तुओं पे ध्यान देने को बोला है इन्होंने, जिन्हें खाया जा सकता है। मतलब अब जो ये वर्गीकरण कर रहे हैं वो खाने वाली वस्तुओं के हिसाब से कर रहे हैं वर्गीकरण, जिन्हें हम खा सकते हैं। तब हम इस सूची में सभी मदों वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं, जिन्हें अध्याय 1 की सारणियों में हमने सूचीबद्ध किया है। मतलब ये कह रहे हैं कि हमने जो अध्याय 1 पहला वाला जो पाठ पढ़ा था, ठीक है, भोजन यह कहाँ से आता है, उसमें हमने क्या सीखा था, उसमें हमने खाने
खाने वाली चीज़ों के बारे में पढ़ा था, खाने वाली वस्तुओं के बारे में पढ़ा था। तो ये कह रहे हैं अगर हम खाने वाली चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें अध्याय 1 में जो हमने पढ़ा था उसमें जो हमने सूचियाँ बनाई थी वो इसमें कैटेगराइज हो जाएंगी, ठीक है, तो वो सब इसमें आ जाएंगी। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, इन्होंने बोला है मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। तो क्या बनाना चाहते हैं? अब इन्होंने जो समूह बनाया है वो किसका बनाया है? प्लास्टिक की वस्तुओं का समूह बनाया है। ये कह रहे हैं बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में मिल सकता है। मतलब ये जो समूह इन्होंने बनाया है इसमें प्लास्टिक की चीज़ें ही इन्होंने रखी हैं। आप इसमें कुछ भी रख सकते हो जो हमारा प्लास्टिक का बना हुआ, जैसे कि हमारा मार्कर हुआ, हमारा वायर हुआ, ठीक है, और हालांकि वायर में अंदर मेटल होता है, ठीक है, पर उसकी जो रबर होती है वो प्लास्टिक की ही होती है, ठीक है। कई सारी चीज़ें जो हैं वो सम्मिलित हो सकती हैं। फिर ये कह रहे हैं उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूहों में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ के वे बने हैं उसी आधार पर बांटा है। मतलब अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि हमने क्या किया है कि प्लास्टिक की चीज़ों में बांटा। तो प्लास्टिक क्या है? एक पदार्थ है, ठीक है। आयर मतलब मेटल क्या है? एक पदार्थ है। जैसे मैं आपसे पूछूं, हमारे घर में एक बक्सा है लोहे का, ठीक है, तो लोहे का बक्सा है, किस चीज़ का बक्सा है? लोहे का। वो किसी एक मेटल का बना हुआ है, किसी चीज़ का बना हुआ है, ठीक है, तो वो क्या हो गया? एक पदार्थ से बना हुआ है। जैसे कि हमारा ये ट्राइपॉड है, ये प्लास्टिक से प्लास्टिक और मेटल दोनों से मिक्स है। किसी और का उदाहरण देते हैं, जैसे कि हमारा व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, वो लकड़ी का बना हुआ है। तो किस पदार्थ से बना है? वो एक लकड़ी वाले मतलब लकड़ी के से बना हुआ है। तो लकड़ी क्या हो गया है? एक पदार्थ हो गया है, ठीक है। ये मैं बताने की क्या बोलते हैं, मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने लिखा है हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा के हो सकते हैं, ठीक है। इन्होंने इतने सारे पदार्थों के नाम लिए गए हैं। तो कई सारी चीज़ें हमारी कागज़ की बनती हैं, कई सारी चीज़ें हमारी लकड़ी की बनती हैं, कई सारी चीज़ें हमारी प्लास्टिक की बनती हैं, कई सारी चीज़ें हमारी मिट्टी की बनती हैं। तो ये चीज़ें जो बनती हैं, ये जो वस्तुएं बनती हैं, जिस पदार्थ से बनती, जिन चीज़ों से बन रही हैं, वही हमारा क्या हो जाता है? पदार्थ हो जाता है। अब इन्होंने एक क्रियाकलाप बोला है, आइए हम अपने चारों ओर से जितना संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकते हैं और कुछ वस्तुओं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकते हैं। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? क्या क्या हो सकता है भाई? इन्होंने ये कह रहे हैं कि हम अपने घर से भी कुछ चीज़ें ला सकते हैं, कुछ अपने स्कूल के आसपास से इकट्ठा कर सकते हैं, स्कूल से इकट्ठा कर सकते हैं। तो जो बच्चे जो हैं इकट्ठा कर सकते हैं, उनमें क्या क्या हो सकता है? जैसे इन्होंने बताया है चौक इकट्ठा कर सकते हैं, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, झाड़न, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए, कारा, ये सब चीज़ें जो हैं वो इन्होंने इकट्ठा करने की बात की है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा है बैट, बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू, ये सब चीज़ें जो इकट्ठा की हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं? एक वस्तुएं ही हैं। ये सब चीज़ें हालांकि इनके अपने अपने नाम हैं, लेकिन ये सब क्या कहलाती हैं? वस्तुएं ही कहलाती हैं। आगे चलते ही इन्होंने लिखा है कि हम वस्तुएं की एक सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। ये कुछ उदाहरण इन्होंने ऐसे दिए हैं जो कि हैं तो वस्तुएं, पर ये एज ए एग्जाम्पल के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है, प्रेक्षण के लिए इनको ये उठाकर नहीं ले आ सकते। क्या सड़क को आप उठाकर ले आओगे? क्या ट्रैक्टर को आप उठा के ले आओगे? क्या दीवार को उठा के ले आओगे? नहीं ला सकते ना। पर ये भी कुछ उदाहरण हैं जो हमारे वस्तुओं के उदाहरण हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बने हैं,
ठीक है। तो क्या करना है, हमें पृथक करने की बात कर रहे हैं, तो पृथक का मतलब होता है अलग करना। ध्यान से सुनिए, पृथक का मतलब होता है अलग करना, ठीक है। और फिर ये कह रहे हैं इस हमें अलग क्या करना है, जो चीज़ कागज़ अथवा लकड़ी के बने हो उन चीज़ों को हमें अलग करना है। हम आपको बता देते, कागज़ भी हमारी लकड़ी की सहायता से ही बनाए, मतलब लकड़ी से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है, इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज़ अथवा लकड़ी से बनी हैं, दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी हैं। इस प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को भी पृथक कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से हम जिन भी चीज़ों को हम पृथक करना चाहें जिस चीज़ से, वो हम आसानी से कर सकते हैं। फिर लिखा है, आइए हम अब कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सारणी 4.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव हैं उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। फिर आगे लिखा है, एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्र, शिक्षक, अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। मतलब कभी हमारे सामने कुछ ऐसे पदार्थ आ सकते हैं जिनको हम नहीं पहचान सकते। हम छोटे बच्चे हैं ना, हम खुद की बात नहीं कर रहे हैं, आप 6th क्लास के बच्चे हो, आप छोटे बच्चे हो सकता है कि कुछ पदार्थ जो हैं आपको पहचानने में कठिनाई आ रही है, तो इसके लिए आप अपने शिक्षक की मदद ले सकते हैं। फिर यहाँ पे एक उन्होंने 4.1 में एक सारणी दी है। इस सारणी में लिखा है, वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे ये बने हैं। जैसे कि इन्होंने प्लेट और थाली दी है। क्या दी है, प्लेट या थाली दी है, तो हम जानते हैं कि थालियाँ जो हैं वो हमारी किससे बनी हो सकती हैं, तो इस्पात का मतलब होता है स्टील, ठीक है। इस्पात का मतलब क्या होता है, स्टील से भी बनी हमारी प्लेट हो सकती है, कांच की भी हमारी प्लेट बनी हो सकती है, और साथ में प्लास्टिक की भी बनी हो सकती है, और कई चीज़ें, वो मिट्टी की भी हमारी प्लेट बनी हो सकती है। हाँ, आप जो भी लिखना चाहो, जिस चीज़ की हमारी प्लेट का होना संभव है, आप यहाँ पे लिख सकते हो। दूसरा इन्होंने उदाहरण दिया है पेन। तो पेन जो होता है वो हमारा प्लास्टिक का भी होता है, धातु का भी होता है। और आप यहाँ पे कुछ और जैसे कि उदाहरण दे सकते हो, पेन हो गया, आप लिख सकते हो बॉक्स। तो बॉक्स हमारा प्लास्टिक का भी हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है, ठीक है। घड़ा, जैसे घड़े की बात करते हैं तो घड़ा हमारा मिट्टी का ही होता है। इस तरीके से कई उदाहरण जो हैं आप दे सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ पे क्या दिया गया है, बूझों के बारे में लिखा है। तो बूझ यहाँ पे लिखा है, बूझो जो है यह जानना चाहता है कि क्या हमने यह पता लगाया है कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। तो भाई किया जाता है, से एक पदार्थ से सिर्फ एक ही वस्तु नहीं बनती है, कई सारी वस्तु बनती हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक से हमारा टिफ़िन बॉक्स भी बनता है, पेंसिल बॉक्स भी बनता है, प्लास्टिक से हमारा मोबाइल कवर भी बनता है, प्लास्टिक से हमारा चार्जर भी बनता है, प्लास्टिक से हमारी बॉटल्स बनती हैं। तो कोई एक चीज़ से, एक पदार्थ से हम कई सारी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। तो इनका आंसर मिल गया होगा। अब हम क्रियाकलाप 2 देखते हैं। तो भाई कुछ टीचर जो होते हैं, हमने देखा है कि वो क्रियाकलाप नहीं पढ़ाते हैं, पर हमारे लिए क्रियाकलाप भी पढ़ना ज़रूरी है। अगर हमारी बुक में कोई चीज़ दी है तो उसका पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे काम के लिए ही, हमारी कुछ हमारे जो मन में क्वेश्चंस उभरते हैं, ठीक है, तो उनका ही निराकरण करने के लिए ही क्रियाकलाप दिए जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसे नहीं पढ़ाना चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं मैम क्रियाकलाप की कोई ज़रूरत नहीं है, पर आपको नहीं पढ़ना है तो आप इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हो, पर मैं क्रियाकलाप ज़रूर पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है क्रियाकलाप 2, यहाँ पे लिखा है सारणी 4.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी और अधिक
और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी हैं। ठीक है, और कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। मतलब कुछ पदार्थ जो हैं वो इन्होंने दे दिए हैं, कुछ पदार्थ जो हैं वो हमें खुद ही पता करके लिखने हैं कि इनसे क्या क्या चीज़ें बनती हैं। फिर लिखा है अब इन सारणियों से हमें क्या पता चलता है। पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूहों में रखा, इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इन्होंने सारणी दी गई है समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। ठीक है, जैसे ये हमारी सारणी दी गई, इस सारणी को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है, पहले सबसे पदार्थ में लिखा है लकड़ी, फिर लिखा है कागज़, फिर चमड़ा, फिर प्लास्टिक, फिर रुई। एक यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इस्पात लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, या ये मेटल, मतलब ठीक है मेटल लिख सकते हो। यहाँ पे जैसे लकड़ी की इन्होंने कुर्सी दिखाई है, मेज दिखाई है, हल दिखाया है, बैलगाड़ी दिखाई है। ठीक है, और इसके पहिए भी दिखाए हैं। कागज़ से इन्होंने पुस्तकें दिखाई हैं, नोटबुक दिखाई है, समाचार पत्र दिखाया है और खिलौने दिखाए हैं, कैलेंडर दिखाया है। चमड़े की बात करें, ठीक है, तो चमड़ा जो होता है वो हमारा किससे बना होता है, तो चमड़ा जो होता है वो हमारा चमड़े से हमारी चप्पल बनती है। ठीक है, चमड़े से हमारी बेल्ट बनती है, चमड़े से वो जो कोढ़ा बनाया जाता है मारने वाला, आज के ज़माने में तो नहीं कोई, मतलब हाँ अगर घर को सजाने के लिए अगर कोई लगा ले, ठीक है, तो वो बात अलग है। वैसे मुझे नहीं लगता आजकल कोई चमड़ा वो क्या बोलते हैं कोढ़ा रखता भी होगा। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक से हमारी कई सारी टिफ़िन बॉक्स बनता है, पेन बनता है, मार्कर बनता है, पेंसिल बॉक्स बनता है, और ये कई सारी बॉटल्स बनती हैं, कई सारी चीज़ें बनती हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हो। रुई से हमारे पिलो बनती है, रुई से हमारा गद्दा बनता है, रुई से हम रुई को भर के हम खिलौने बनाते हैं। कई सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम बनाते हैं। ठीक है, और मेटल की बात करते हैं तो हमारे बर्तन बनते हैं, बक्से बनते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं मेटल से बनती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज जो है यहाँ पे लिखा है वस्तु एक ही पदार्थ से बने होते हैं। तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थ से बनी हो सकती है और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। या कैसे निश्चित किया जाता है किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि कई सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी पदार्थों से बनती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि एक से ज़्यादा पदार्थ का उपयोग करके हम एक वस्तु बना रहे हैं। क्या मतलब है, एक वस्तु को हम कई सारे पदार्थों का यूज करके बना रहे हैं। जैसे कि हमने वायर का एग्जांपल दिया था, तो हमारा जो वायर बनता है उसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है वो तो हमारी प्लास्टिक से बनाई जाती है, पर उसके अंदर क्या होता है, मेटल होता है। ठीक है, बात करते हैं जैसे कि दरवाजे जो हमारे बनते तो लकड़ी के हैं, पर उनमें बोल्ट वगैरह जो होते हैं वो हमारे मेटल के होते हैं। तीसरी बात करते हैं, हमारी विंडो वगैरह होती हैं, उनमें हमारे कांच का यूज किया जाता है, पर उसका फ्रेम बनाने के लिए लकड़ी या मेटल का यूज़ किया जाता है। मतलब एक चीज़ को बनाने के लिए हमें एक से अधिक पदार्थों की आवश्यकता हो जाती है, अक्सर हो जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है पदार्थों के गुण। क्या लिखा है हमारा, पदार्थों के गुण। यहाँ पे लिखा है क्या आपने ये कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जा सकता। भाई गिलास जो है क्या कपड़े का बनाया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा नहीं। हाँ, बनाने को तो आप बना सकते हो, पर उसमें पानी टिकने वाला नहीं है। अगर आपको इसमें पानी टिकाना है तो इसमें आपको किसी और पदार्थ की आवश्यकता होगी जिससे उस गिलास में पानी टिका रहे। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए और यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग समानता द्रवों को रखने के लिए करते हैं। ठीक है, और इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा। गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई
ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो। मतलब ये यही बात कह रहे हैं जो हमने आपको बात बताई। मतलब पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भाई अगर हमें कोई लिक्विड वाली चीज़ है तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती थी, गिलास का उपयोग हमें द्रवों को, मतलब जब हम कोई लिक्विड वाली चीज़ होती थी उसको रखने के लिए उन्होंने एक गिलास बताया है। तो लिक्विड वाली चीज़ को रखने के लिए हमें ऐसी चीज़ की, गिलास ही नहीं, ऐसी चीज़ की आवश्यकता होती है जो उस चीज़ को फैलने से रोके, उस चीज़ को इकट्ठा करके रखे। हमें ऐसी चीज़ की आवश्यकता होती थी। कोई ज़रूरी नहीं है कोई लिक्विड वाली चीज़ हो आप उसको गिलास में ही रखो, हमें बस ऐसी चीज़ की आवश्यकता होती थी जो उस लिक्विड को रोक सके बहने से, उसको इकट्ठा करके रख सके। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि लड़की जो है क्या कर रही है, कपड़े का गिलास उसने बनाया है, उसमें पानी भरने की कोशिश कर रही है। पानी तो भरेगा नहीं, आप देख सकते हो कि ये पानी जो है नीचे टपकता हुआ जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पे लिखा है इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी कार्य का चयन किया जाना किसी, मतलब ये अब इन्होंने ये बात बोली है कि जैसे ही कि हम ये एक हंसी का पात्र तब बन जाते हैं जब हम ये सोचें कि हम कपड़े का गिलास बनाएंगे। अगर आप ये भी सोचते हैं कि आप कागज़ का गिलास बना लो, ठीक है, और उसमें पानी को ठहराने की कोशिश करो, पानी को रोकने की कोशिश करो, तो ये भी मतलब बुद्धिमानी वाला काम नहीं है। भाई कागज़ गल जाएगा और आपका पानी जो है वो फैल जाएगा। अगर आपको कागज़ की गिलास, जैसे कि हमारी वो जो कॉफ़ी वाली ग्लासेस होती हैं, अगर आपको उन्हें पानी को रोकना है तो उसके लिए भी आपको उस कागज़ में थोड़ी मिलावट करनी पड़ेगी, तब जाके उसमें पानी रुक पाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या लिखा हुआ है, तो यही लिखा है अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ विवेचना दी गई है, तो इस बात का कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है दिखावट। तो दिखावट क्या होती है, पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है, लोहा तांबे से, एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे और एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में पाई नहीं जाती। मतलब ये क्या, इनके कहने का मतलब क्या है, तो इनके भाई कहने का मतलब ये क्या है, ये है कि भाई हम जानते हैं कि हमारी लकड़ी जो होती है वो लोहे से बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, लकड़ी अलग होती है, ऑब्वियसली लकड़ी अलग होती है और लोहा हमारा अलग होता है। ठीक है, और अगर हम लोहे और तांबे की तुलना करें तो भी ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, तांबे और एल्युमिनियम की तुलना करें तो ये भी एक दूसरे से अलग है। सब कोई दिखने में अलग होते हैं, पर इनमें जो होती हैं तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, तीन की बात की गई है। इनमें फिर भी ये एक दूसरे से दिखने में भिन्न है, फिर भी इनमें समानताएं पाई जाती हैं। पर लकड़ी के साथ ऐसा नहीं होता है। लकड़ी भी दिखने में भिन्न है, पर लकड़ी की इनके साथ समानताएं क्यों नहीं पाई जाती है, ये क्यों असमान है इन मेटल्स से। तो भाई ये जो है लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, ये क्या है, मेटल है। ठीक है, लकड़ी क्या है, एक लकड़ी है। ठीक है, तो इस वजह से फिर यहाँ पे आगे चलते हैं। ठीक है, और एक और आपको असमानता की बात करते हैं। वैसे जैसे कि आप लकड़ी को काटोगे, लकड़ी को जब आप काटोगे तो क्या वो चमकेगी, नहीं चमकेगी। काटते काटते उसमें से चिंगारियाँ निकलेंगी, नहीं निकलेंगी। पर क्या होगा, लकड़ी को जब आप काटोगे, लकड़ी को काटोगे तब तो उसमें चमक नहीं होगी। पर आप किसी मेटल को काटो, जैसे लोहा हुआ, तांबा हुआ, चांदी हुआ, सोना हुआ, कुछ भी हुआ, कोई भी मेटल को आप काटोगे तो उसमें जहाँ पे कटे का होगा वहाँ पे चमक बन जाएगी। ठीक है, ये थी जितने भी मेटल हैं उनमें समानताएं, और साथ में लकड़ी के साथ इन मेटल्स की असमानताएं। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा लकड़ी और इन मेटल्स में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है। यहाँ पे लिखा है कि गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट, चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। मतलब कुछ चीज़ें जो हैं इन्होंने एकत्र करने को बोली हैं। क्या आप इनमें से कोई
चमकीली दिखाई पड़ती है, तो मतलब यहाँ इन्होंने क्या कहा है कि जैसे कि ये हमने कुछ मेटल की चीज़ें इकट्ठा की हैं, कुछ नॉन मेटल वाली चीज़ें इकट्ठा की हैं, जैसे गत्ता हुआ, लकड़ी हुई और चौक हुई, ये हमारी नॉन मेटल है। नॉन मेटल का मतलब हुआ जो हमारे लोहा, एल्युमिनियम इन सब में नहीं आते हैं, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ता है? भाई जो मेटल वाली चीज़ें हैं जैसे लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी चमकीली होती हैं, दिखने में ही अगर इन पे रोशनी पड़ती है चमक पड़ने लगती है। पर ये चौक हुआ, गत्ता हुआ, अगर हम इन पे रोशनी डालेंगे तो ये हमको दिखेंगी पर इनमें से चमक नहीं निकलेगी, ठीक है। फिर लिखा है कि चमकीले पदार्थों का एक समूह में पृथक कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जो चमकीले वाले पदार्थ हैं उनको एक साइड में रख देंगे, जो चमक नहीं रहे हैं, जो चमकीले वाले पदार्थ हैं उनको हम एक साइड में कर देंगे। पृथक का मतलब होता है अलग करना। फिर लिखा है, अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटें, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। क्या आपने पाया इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं और इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो वही बात जो हमने आपको बताई थी, जब हमने इनको काट कर देखा तो वो क्या वहाँ पे कुछ में चमक आ रही थी, कुछ में चमक नहीं आ रही थी। जो चमकीले वाले पदार्थ थे उनमें चमक आ रही थी, जो चमकीले वाले पदार्थ थे उनमें चमक नहीं आ रही थी। तो फिर ये कह रहे हैं, क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार कोई चमक अथवा त्रुटि देखते हैं? जैसे संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं। मतलब आपसे एक एज ए प्रैक्टिकल बोला गया है, अगर आप ऐसा कर सकते हो और भी चीज़ों के साथ तो आप करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया। अब चलते हैं आगे। तो आगे चलते हैं तो हमको यहाँ पे दिखता है द्युतिवान तथा द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। मतलब द्युतिहीन का मतलब हुआ जिसमें चमक नहीं है, द्युतिवान मतलब जिनमें चमक है, उनकी सूची बनानी है। कटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों में रेगमाल से रगड़कर यह देख सकते हैं कि वो द्युतिहीन है कि नहीं। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उनको काटना ही है, आप उनको रेगमाल से रगड़ कर भी देख सकते हो कि उनमें चमक आ रही है कि नहीं आ रही है। तो चलते हैं आगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वह प्रायः धातु होते हैं। क्या होते हैं? मेटल मतलब क्या होता है? धातु होता है। तो भाई जिनमें चमक आती है वो मोस्टली क्या होते हैं? वो धातु होते हैं। क्या होते हैं? धातु होते हैं। जैसे कि आप अगर शीशे को भी रगड़ोगे, रगड़ते जाओगे तो वो उसमें भी चमक आ जाएगी, पर शीशा जो होता है वो हमारा धातु नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे प्रायः वर्ड यूज किया गया है। प्रायः का मतलब होता है अधिकतर, ठीक है। फिर लिखा है, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देते हैं और द्युतिहीन दिखाई देने लगते हैं। ऐसा उन पर वायु अथवा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। मतलब कभी क्या होता है कि कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जो अगर उनमें नमी आ जाती है, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं लोहे की, ठीक है। लोहा में अगर थोड़ी सी नमी आ जाती है तो उसमें जंग लगने लगती है, तो उसकी जो चमक होती है वो चली जाती है। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है। फिर ये कह रहे हैं, ऐसा उन पर वायु की नमी अपक्रियाओं के कारण होता है, इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों की ही द्युति दिखाई पड़ती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें कि उनमें द्युति है कि नहीं। मतलब अगर आपको ये भी चेक करना है तो भाई कहीं जैसे कि लोहे वाली शॉप जो होती है, ठीक है, लोहार वगैरह की, वहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हो। अगर आपको घर में ही देखना है तो कोई लोहे का बर्तन उठा, कढ़ाई उठा, उसको खूब सारा रगड़ो पकड़ के, ठीक है, जो होता है स्कॉच उससे पकड़ के रगड़ो, आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, कढ़ाई सबके घर में होती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पे लिखा है कठोरता। कठोरता में हम क्या पढ़ते हैं? जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना मतलब संपीड़ित करना, ठीक है। क्या होता है? संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। मतलब हमारे आसपास भी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको दबाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और वो हमारे दब भी जाते हैं, ठीक है। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको दबाते रहते हैं वो पर दबते नहीं है। जैसे कि ये गिलास है हमारा, ठीक है, इसको हम दबाने का प्रयास करते हैं। हाँ, अगर मेरी जगह पे कोई WWE का फाइटर हुआ तो वो दबा के इसका कचूमड़ भी बना सकता है, पर मेरे अंदर इतनी अभी क्या बोलूँ पावर नहीं है कि मैं इसको दबा सकूँ, तो मुझसे ये संपीड़ित नहीं हो रहा है। पर अगर मैं अभी कोई
स्पॉन्ज लूँ, फिलहाल मेरे पास अभी ऐसा कुछ है नहीं, गद्दा बद्दा जैसे पिलो हुई, पिलो को अगर मैं दबाना चाहूँ तो वो आसानी से संपीड़ित हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। फिर इन्होंने लिखा है धातु की चाबी लीजिए। ठीक है, कहाँ गया, अगर आपको नहीं मिला है तो हम आपको बता देते हैं, हम यहाँ पे हैं। धातु की चाबी लीजिए, इससे लकड़ी, एल्युमिनियम का पत्थर टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक अथवा अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या लेना है, एक चाबी लेना है। तो इससे क्या करना है, आपको लकड़ी को खरोचना है, एल्युमिनियम को खरोचना है, पत्थर के टुकड़े को खरोचना है, कील को खरोचना है, मोमबत्ती को खरोचना है। ठीक है, इनको सबको खरोचने का प्रयास करना है आपको। ठीक है, आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हो, जबकि कुछ पदार्थों को इतना आसानी से नहीं खरोचा जा सकता है। जैसे आप चौक को खरोच सकते हो, बड़ी आसानी से खरोच जाएगा, उसको तो आप नाखून से भी खरोच लोगे। ठीक है, पत्थर को खरोचना थोड़ा मुश्किल रहेगा। ठीक है, लकड़ी को खरोच सकते हो, ठीक है, पर इतना आसान नहीं रहेगा, पर हाँ खरोच सकते हो थोड़ी सी पावर लगाकर। ठीक है, मोमबत्ती को भी बहुत आसानी से खरोच सकते हो। ठीक है, एल्युमिनियम का टुकड़ा हुआ, इन सब चीज़ों को आप आसानी से नहीं खरोच सकते हो। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कहाँ गया, आगे है हमारा, इसको बढ़ा लेते हैं पहले। पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया या खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है जबकि लकड़ी कठोर है। ठीक है, तो इन्होंने अब क्या बताया है, जे भाई जिन पदार्थों को खरोचने में आपको थोड़ी ताकत की ज़रूरत हुई या आप उनको खरोच ही नहीं पाए हैं, तो ऐसे पदार्थ जो मतलब जो खरोच नहीं पाए हैं या उनको आप दबा नहीं पाए हैं, तो वो पदार्थ हो गए हैं हमारे कैसे, वो हो गए हैं हमारे कठोर पदार्थ। कठोर पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता। ठीक है, समझ गए। और कोमल पदार्थ हमारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं, जैसे रुई हुई, स्पॉन्ज हुआ। कठोर पदार्थ के उदाहरण की बात करते हैं तो कठोर पदार्थों के उदाहरण में हमारा पत्थर हुआ, मेटल मतलब धातु हुई, और हमारा क्या हुआ, कांच हुई और पत्थर हुआ। मतलब ये सब चीज़ें जो हैं वो हमने आपको बता दी हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर अच्छे से समझ में आ गई हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पता ज़रूर देना। और साथ में अगर आपको ये, जैसे कि अभी तो मैं आपका चैप्टर, ये आपका चैप्टर चल रहा है, आपके चैप्टर जो बुक में पूरा चैप्टर जो है मैं एक एक पॉइंट पढ़ाते हुए चल रही हूँ। अगर आपको मेन पॉइंट समझने हैं विद इमेजेस और वीडियोज़ आपको समझना है, तो इसके लिए आपको हमारे दूसरे चैनल जोजस स्टडी साइंस पे जाना पड़ेगा, जो मेन साइंस का चैनल है। और ये जो चैनल है हमारा मैथ्स और साइंस का चैनल रहेगा। ठीक है, और आपको बता दें, अगर आपको आपकी मैथ्स जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं आती हैं, जैसे कि आपको बेसिक वाली चीज़ें नहीं आती, जोड़ना नहीं आता, घटाना नहीं आता, भिन्नों को सॉल्व करना नहीं आता, लासा नहीं आता, मासा नहीं आता। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें जो आप को मैथ से डर लगाने के लिए कारगर है, तो इन्हीं चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए आप हमारे चैनल जोजस बेसिक मैथ पे जा सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे आप अपनी स्टडी जो है, कुछ छोटी छोटी क्लासेस हैं, आप वहाँ पे देखिए और अपना मैथ से डर जो है वो भगा सकते हैं। साथ में ही हमारा ऐप है जोजस स्टडी के नाम से, इसी चैनल के नाम से आप उस ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पे भी हमारी ये क्लासेस आपको मिल जाएंगी। साथ में आपको आपके बुक्स फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की सारी बुक्स मिलेंगी, उनके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। धीरे धीरे मैं सॉल्यूशन अभी डाल रही हूँ, फिलहाल सारी बुक्स जो हैं डल चुकी हैं। ठीक है, अलग से आपको अगर कहीं गए हैं छुट्टी मनाने के लिए, आपको अपनी बुक वगैरह ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बस मोबाइल में ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पर आप पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, तो चलते हैं आगे। यहाँ पे लिखा है दिखावट में पदार्थों में लकड़ी भिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे धुती, कठोरता, रुक्ष अथवा चिकना होना। क्या आप इन गुणों के बारे में सोच सकते हो जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? ठीक है, मतलब बात वही बार बार बोल रहे हैं यहाँ पे कि भाई लकड़ी के गुण जो हैं हालांकि मिलते जुलते हैं मेटल से, लेकिन कुछ गुण ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी मैच नहीं करते। ठीक है, आगे फिर इन्होंने दिया है विलय और अविलय पदार्थ। कुछ हमारे पास शब्द निकल के आए हैं, कुछ हमारे पास हेडिंग्स निकल के आई हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, तो ध्यान रखिएगा। कठोर पदार्थ क्या होते हैं, मुलायम पदार्थ क्या होते हैं। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग जो है विलय और अविलय, ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है 4। यहाँ पे दिया गया है कुछ ठोस पदार्थों जैसे चीनी, नमक,
चाक पाउडर, बालू, लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र करना है। तो ये सारे जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं, चीनी, नमक, लकड़ी का बुरादा, रेत, ये सब आपको करना है एकत्र, मतलब इकट्ठा करना है, कहीं ना कहीं से इंतजाम करके रखना है आपको। फिर बोला है कांच के 5 गिलास लेना है, प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरना है, मतलब आपको 2/3 भाग जो है उसमें जल भरना है, ठीक है, सब पूरे 5 गिलासों में। और कांच का ही हमारा गिलास होना चाहिए ताकि आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़े कि इनमें क्या एक्सपेरिमेंट आप कर क्या रहे हो, एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर लिखा है पहले गिलास में कुछ मात्रा में चीनी भरकर, ठीक है, चीनी 1 चम्मच चीनी उसमें, दूसरे में नमक डालना है और शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। मतलब हर जो हमने सारी चीज़ें इकट्ठा की थी हर गिलास में वो 1 चम्मच जो है वो आपको डाल देना है। फिर क्या करना है, फिर ये कह रहे हैं प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तु, कहाँ चला गया, सॉरी यार, यहाँ पे हैं हम, यहाँ पे लिखा है प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तु को चम्मच से विलोड़ित कीजिए। मतलब विलोड़ित का मतलब होता है उसको धीरे धीरे हिलाया, जैसे नहीं हम शरबत बनाते हैं उसी तरीके से हमें धीरे धीरे सबको हिलाना है। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, परीक्षण कीजिए, पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का होता क्या है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया है, जैसे कि इन्होंने ये कोई चीज़ इसमें मिलाई थी, अब हमको तो पता नहीं, इन्होंने लिख कर तो रखा नहीं है क्या मिलाया था, हो सकता है चीनी मिलाई हो या नमक मिलाया हो, क्योंकि चीनी या नमक मिलाई होगी, जैसे कि यहाँ पे पड़ा हुआ आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरी तरीके से ये घुल गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सारणी दी गई है, सारणी को हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है विभिन्न ठोस पदार्थों को जल में मिश्रित करना, ठीक है। जैसे कि पदार्थ यहाँ पे हमने कौन कौन से लिए थे, नमक लिया था, चीनी ली थी, बालू ली थी, चाक पाउडर लिया था और लकड़ी का बुरादा लिया था। नमक जब हमने जल में मिलाया था वो पूरी तरह से क्या हो गया है, लुप्त हो गया मतलब गायब हो गया। जब चीनी जो है वो नमक जो है वो पानी में पूरी तरीके से गायब हो गया है। जब हमने चीनी को मिलाया, जब हम शरबत बनाते हैं ना, क्या चीनी इसमें दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती ना, तो चीनी भी पानी में पूरी तरीके से घुल जाती है। बालू को हम घोलते रह जाएंगे, दिन रात लगे रहेंगे, वो पर पानी के साथ कभी भी मिक्स नहीं होगा, मतलब वो नहीं घुलेगा। चाक पाउडर भी घुल जाएगा, लकड़ी का बुरादा भी नहीं घुलेगा, ये घुल जाएगा, ये घुल जाएगा, ये घुल जाएगा, ये नहीं घुलेगा, ठीक है। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। अब ये जो घुल रहे हैं पदार्थ, ठीक है, तो ये जो पदार्थ घुल रहे थे, ठीक है, वो हमारे पदार्थ जो घुल गए वो हो गए विलयशील पदार्थ, ठीक है। और जो हमारे पदार्थ नहीं घुले वो हो गए हमारे अविलयशील पदार्थ, ठीक है, ठीक है। और आगे यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। आप यहाँ पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए हैं अथवा घुल गए हैं, विलीन हो गए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ये पदार्थ जल में कैसे हैं, विलय हैं। जो घुल गए हैं वो जल में विलय हैं। फिर इन्होंने लिखा है अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते, काफ़ी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते, मतलब वो घुलते ही नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, अविलय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, जो घुल गए वो विलय, जो नहीं घुले वो अविलय, ठीक है। अ का मतलब नहीं होता है ना, तो नहीं जो घुले वो हो गए अविलय। यहाँ पे लिखा है चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाता है। इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि इसका आंसर क्या होगा। फिलहाल इसमें जो बीच बीच में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये जो हमारी सारणी आ रही है, कुछ सारणी जो है वो मैं प्रॉपर करा दे रही हूँ, कुछ सारणी हमारी रह जा रही है, तो ये सब जो इनके आंसर जो हैं वो मैं कराऊंगी, पर आज नहीं, आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। और इसके जो आंसर होंगे वो हमारी दूसरी क्लास होगी जिसमें मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, उसमें साथ के साथ मैं कराती रहूँगी, ठीक है। आगे हमारा दिया है नेक्स्ट क्रियाकलाप 5। तो नेक्स्ट क्रियाकलाप 5 जो है ये कह रहा है सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र करना है। तो भाई ये जो है कई सारे नमूने, इस चैप्टर में कई सारी चीज़ें इकट्ठा करवा रहे हैं। अगर आपके स्कूल में वाकई में प्रैक्टिकल कराए जाते हैं तब तो भैया आपकी तो
करने पर प्रैक्टिकल करने में आपको वाकई में बहुत मज़ा आएगा, पर इन सब चीज़ों को इकट्ठा करने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या क्या करना है, सिरका इकट्ठा करना है, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल, मिट्टी का तेल, ठीक है। ऐसे कुछ द्रव जो है वो हमें इकट्ठा करने हैं। कांच का गिलास लेना है, इसे आधा जल से भरना है। अब इसमें 1 चम्मच भरकर कोई भी द्रव मिलाइए और भली भांति विलोड़ित करिए, मतलब धीरे धीरे हमें क्या करना है, मिलाना है। फिर क्या कह रहे हैं, इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए क्या यह द्रव के साथ मिश्रित हो जाता है कि नहीं। मतलब जैसे कि आपने ये द्रव लिया, ठीक है। अब द्रव में आपने क्या डाल दिया है, तेल डाल दिया है, 1 चम्मच मिट्टी का तेल ही मान लो डाल दिया है, ठीक है। अब आपने इसको मिलाया, ठीक है, मिलाया तो कुछ इस तरीके का हो गया। फिर आपने थोड़ी देर बाद परीक्षण किया तो यहाँ पे आपने देखा कि वो जो तेल था वो ऊपर आ गया है, ठीक है। क्यों आ गया है ये भी हम जानेंगे। तो जो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कुछ द्रव जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं जबकि कुछ नहीं होते। भाई जो मिश्रित हो जाते हैं उनको हम विलय कहते हैं, जो मिश्रित नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं, अविलय कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा है जितने अधिक द्रव आपको उपलब्ध हो सके उनके साथ ये प्रयोग जो है वो आपको करना है और दोहराते रहना है। फिर यहाँ पे लिखा है प्रेक्षणों को सारणी 4.4 में लिखना है, मतलब जो आप प्रेक्षण कर रहे हो उसको सारणी में लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे लिख रहा है अब हम देखते हैं कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते, ठीक है। यही बात, कुछ तो हो गया, कुछ नहीं होते। कुछ समय तक छोड़ देने पर वो अपनी पृथक परत बना लेते हैं। मतलब भाई जैसे कि यहाँ पे अलग सी लेयर बन गई है, ये लेयर अलग है, ये लेयर अलग है, मतलब वो अपनी अपनी लेयर जो है मिलाने के बाद भी अपनी अपनी लेयर जो है वो अलग अलग बना लेते हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा है कुछ सामान्य द्रवों के जल के साथ विलयता, जैसे कि इन्होंने सिरका को मिलाया, तो जब इन्होंने सिरका को मिलाया तो वे भली भांति क्या हो गया, मिश्रित हो गया। भाई सिरका जो है वो हमारे जल के साथ अच्छे से घुल मिल जाता है, घुल मिल के रहता है जल के साथ, ठीक है। नींबू का रस, भाई नींबू का रस भी हमारे जल के साथ घुल मिल के रहता है, अपने एक अलग अपना घर नहीं बसाता है, ठीक है। सरसों के तेल की बात करते हैं तो भैया सरसों का तेल तो वैसे ही गर्म तासीर का होता है, तो गर्म तासीर का होता है मतलब भैया उसके अंदर घुलने वाला चक्कर नहीं होता, घुल मिल के नहीं रहता है, वो अलग ही अपनी परत बना लेता है, ठीक है। फिर आता है हमारा नारियल का तेल, ठीक है। तो मोस्टली जो हमारे तेल होते हैं कोई ठंडी तासीर का होता है, कोई गर्म तासीर का होता है, ठीक है। और ये घुल मिल के रहने वाले नहीं होते हैं, ठीक है। ये अपने क्या बोलते हैं, अपने ही कहीं खोए रहते हैं, इसलिए घुल मिल के रहते नहीं हैं, अपनी अलग ही परत बना ले, चाहे परत नीचे बनाए चाहे ऊपर बनाए, पर अपनी लेयर जो होती है वो बना देते हैं। या कैरोसिन भी हमारा एक तेल ही होता है, इसकी भी परत बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे बूझो जो है कुछ सोच रहा है, पहले भी कुछ बोल रही है, तो बूझो कह रहा है, बूझो यह सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रवों का उपयोग किया था जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भली भांति मिश्रित हो जाता है। फिर यहाँ पे लिखा है पहले यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैसें भी जल में विलीन हो जाती हैं। तो भाई हमने क्या किया है, अभी तक हमने बात की थी द्रव को मिलाया था, ठीक है। द्रव को मिलाने की कोशिश की थी जल में, ठीक है। कुछ घुल गए, कुछ नहीं घुले। अब ये कह रहे हैं, अब ये बात कर रहे हैं गैस की, ठीक है। गैस की बात कर रहे हैं कि हम कुछ गैस भी ऐसी होती हैं जो जल में घुल जाती हैं। वैसे तो गैस को देखना नामुमकिन है, पर गैस को मतलब छू सकते हैं, कुछ लिक्विडिफाइड में होती हैं, पर को देखना तो चलो ये बातें तो बात की हैं, बड़े बड़े बच्चों के लिए हैं, आपको समझ में नहीं आएंगे, तो मैं इस टॉपिक को छेड़ूंगी भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ गैसें जल में विलय हैं जबकि अन्य नहीं है। समानतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं तथा पादपों की उत्तरजीविका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आपको जैसे इस बात का आंसर देना है कि जल में गैस घुलनशील है कि नहीं, ठीक है, तो जल में भी कुछ गैसें होती हैं जो घुलनशील हैं, कुछ गैसें नहीं हैं। जैसे कुछ द्रव जो होते हैं जल में घुलनशील हैं, कुछ नहीं हैं,
ठीक है। तो जल में घुलनशील गैस कौन सी है? सबसे याद रखने वाला, मतलब आपके दिमाग में हमेशा ही रहेगा, ठीक है, इसको आप भूल ही नहीं सकते हो, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होती है जल में घुलनशील होती है। क्यों घुलनशील होती है भैया? अगर जल में ऑक्सीजन घुलनशील नहीं होगी तो वो जल में रहने वाले जीव कैसे जिंदा रहेंगे? ठीक है, जल में रहने वाले जीव जिंदा इसीलिए रहते हैं क्योंकि जल में ऑक्सीजन घुली रहती है, और जिंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए है। चाहे इतना छोटा जीव हो, चाहे बड़े से बड़ा जीव हो, सबको ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए चाहिए ही चाहिए है। तो इसी वजह से जल में रहने वाले जो जलीय जीव होते हैं वो जिंदा रहते हैं, क्योंकि उन्हें जल के द्वारा ऑक्सीजन मिलती रहती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जल में गैस, कुछ गैसें जो होती हैं घुलनशील होती है, जिसका एग्जाम्पल है ऑक्सीजन। आगे चलते हैं, तो आगे लिखा है वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। कुछ यहाँ पे मतलब वस्तुएं जल में डूब या तैर सकती हैं, तो भाई कुछ वस्तुएं जो होती हैं जल में डूब सकती हैं, कुछ तैर सकती हैं। तो कुछ तो लगाना जरूरी है। कुछ विलय हो सकती हैं, कुछ विलय नहीं हो सकती हैं। ठीक है, कुछ घुलनशील हैं, कुछ अघुलनशील हैं। ठीक है, कुछ डूब सकती हैं तो कुछ डूब नहीं सकती हैं। ठीक है, तैर सकती हैं। तो यहाँ पे क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। ठीक है, हमने हाँ ठोसों के बारे में भी तो हमने देखा था ये क्रियाकलाप 4 में ही। फिर इन्होंने देखा क्रियाकलाप 5 में कुछ द्रवों के साथ है, हमने ऐसे देखा। ठीक है, तो जो ठोस की बात की गई थी वो हमने रेत वाला जो किया था ना, रेत शक्कर मिलाई थी, नमक मिलाई थी, तो ये सब हमारे क्या थे? लिक्विड थोड़ी ना थे, ये हमारे ठोस ही थे जिनको उठा के हमने रखा, लिक्विड थोड़ी ना थे। ठीक है, तो हमने ठोसों के साथ भी एग्जाम्पल किया था। ठोस जो है, कुछ ठोस हमारे द्रव में जैसे घुलनशील वाले चीनी और नमक का पानी, ठीक है, ये थे। और जो जल में नहीं घुल रहे थे वो लकड़ी का बुरादा और रेत थे। ठीक है, ये हमने जल में विलय अविलय देखा, द्रवों में हमने घुलनशील अघुलनशील देखा। अब हम कौन डूब सकता है, कौन तैर सकता है, और हमने उसमें गैसों में भी देख लिया। सब में हमने जल के साथ क्रिया, ठोस की भी करा ली, द्रव की भी करा ली और गैस की भी करा ली। अब बात करते हैं वस्तुएं कौन सी हैं जो जल में तैर सकती हैं। तो यहाँ पे लिखा है क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसे करते हुए देखा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वो जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगे थे, अन्य डूबकर गिलास की तली में बैठ गए थे। क्या यार सही नहीं है? मतलब हमने क्या किया था, हमने जैसे कि रेत मिलाई थी। ठीक है, रेत मिलाई थी तो वो रेत कहाँ गई? हमने मिलाई थी जल में, रेत तो हमारी घुली तो थी नहीं, अविलय थी रेत। तो रेत जो थी वो कहाँ चली गई? तली में जाकर बैठ गई जाके। पर हमने जब लकड़ी का बुरादा मिलाया था, वो बुरादा जो था कहाँ चला गया था? ऊपर, पानी के ऊपर तैरने लगा था। लकड़ी का बुरादा भी नहीं मिला था, रेत भी नहीं मिक्स हो पाई थी, पर दोनों ने अपने काम जो है थोड़े से अलग किए एक दूसरे से। लकड़ी का बुरादा ऊपर तैरने लगा था और रेत जो थी वो हमारी तली में जाकर बैठ गई थी। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, अरे कहाँ गया, तो ये दिया गया है कि जल में डूबती तथा तैरती वस्तुएं। ठीक है, तो जैसे कि इन्होंने सिक्के डाले हैं, चाबी डाली है, ठीक है, ये कुछ चीज़ें डाली हैं जो कि हमारे तली में बैठ गए हैं। फिर उन्होंने लकड़ी का टुकड़ा डाला, बॉल डाली, पत्ता डाला। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी पानी के ऊपर तैर रही हैं। ठीक है, मतलब कुछ वस्तुएं भी ऐसी होती हैं जो जल में तैरती हैं, कुछ जल में डूबती हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा, आगे लिखा है कि अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे तथा ये सही नहीं है। हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां, वह कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? बूझो यह जानना चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले अन्य डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे? मतलब क्या है? वही बात है, आपको परीक्षण करना है, चीज़ें इकट्ठा करनी है, पानी में डाल कर देखनी है कौन डूब रही है, कौन तैर रही है, यही काम करना है। बात करते हैं इंसानों की। ठीक है,
तो हम जीव जो होते हैं, हम जीव का शरीर भी कुछ अजीब ही तरीके का होता है। जब हम जिंदा होते हैं, अगर पानी में जाएंगे, हमको स्विमिंग नहीं आती है, तो हम पानी के अंदर जाएंगे, मतलब डूब जाएंगे। और जब हम मर जाते हैं, ठीक है, जब हमारे अंदर जान नहीं होती है, शरीर तो वही होता है ना, बस हमारे अंदर क्या नहीं है, जान नहीं है, तो हमारा शरीर जो है पानी के अंदर कभी नहीं डूबता है, ये तैरने लगता है। ठीक है, कुछ अजीब सी बात। यहाँ पे अगला जो है वो है पारदर्शिता। पारदर्शिता क्या होता है? आपने लुका छुपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहाँ आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दे। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया? भाई, शीशे की खिड़की अगर ऐसी है कि आर पार दिख रहा है तो छुपने का प्रयास कभी नहीं करोगे। हाँ, शीशे की खिड़की अगर ऐसी है कि आर पार दिख ही नहीं रहा है तो बिल्कुल आप छिपे होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है कि स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। मतलब क्या हुआ? तो भाई, कोई चीज़ है आपके बीच में खड़ी हुई है, ठीक है, जैसे कि शीशा ही, ठीक है, पर हमारे और आपके बीच में एक दीवार है शीशे की, पर हम आपको देख सकते हैं, आप हमको देख सकते हैं। मतलब हमारे और आप में क्या है? पारदर्शिता बनी हुई है। ठीक है, पारदर्शिता मतलब हम आपको पार पार देख पा रहे हैं, तो इसको कहते हैं पारदर्शिता। ठीक है, तो इसी को ही क्या कहते हैं? पारदर्शी। जब हम किसी भी चीज़ को आर पार देख सकते हैं तो वो होता है पारदर्शी। इसका उदाहरण हो जाता है हमारा कांच हो गया, और दूसरी चीज़ हो गई हमारी प्लास्टिक। हमारी प्लास्टिक भी कुछ ऐसी ही होती हैं जो कांच की तरह पारदर्शी वाला काम करती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया है? कांच, जल भी है हमारा, ठीक है, वायु भी है। वायु भी हमको दिखती नहीं है कभी वायु, पर हमारे आपके बीच में अगर कुछ है तो वो वायु भी है। ठीक है, हम कुछ भी ना लगाएं अगर हम, फिर भी हमारे बीच में, आपके बीच में वायु तो हमेशा ही रहेगी। ठीक है, मतलब वायु के आर पार देखा जा सकता है। जल के भी, अगर जल हमारे इसका फ्लो जो है बराबर गिर रहा है तो हम उसके आर पार देख सकते हैं। प्लास्टिक तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं हम इनके आर पार देख सकते हैं, पर डिपेंड करता है वो किस तरीके से बनाई गई हैं। ठीक है, फिर लिखा है प्रायः दुकानदार बिस्किट, मिठाइयाँ तथा अन्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं। ठीक है, ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सके। भाई, आप देखते हो ना, कहीं काउंटर वगैरह लगे रहते हैं या कोई बॉक्स वगैरह होता है। बॉक्स का मतलब कोई टिफिन, मतलब जहाँ जिसमें चीज़ें रखी होती हैं, दुकानदार उनको बंद करके रखना भी चाहते हैं और इस तरीके से भी रखना चाहते हैं, बंद भी रहें, सेफ भी रहें और वो लोगों को दिखती रहें। तो इसीलिए वो ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी चीज़ों का ही यूज करते हैं, उन वस्तुओं का यूज करते हैं जो ट्रांसपेरेंट होती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो लड़का है कुछ कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसका चाहिए जो एक्सपेरिमेंट 3 चीज़ों से कर रहा है। पहला जो एक्सपेरिमेंट है, उसके हाथ में जो भी वो पकड़े हुए हैं उसमें से उसका चेहरा आर पार बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, दूसरा जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसमें इसका चेहरा तो दिख रहा है पर धुंधला दिख रहा है। ठीक है, तीसरा जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसका चेहरा जो है बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ये जो 3 चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं, ये 3 चीज़ें उदाहरण किसकी हैं? तो ध्यान से देखिए, ये इसमें जिसमें से हमें कुछ नहीं दिख रहा है, आर पार नहीं दिख रहा है, वो है अपारदर्शी। जिसमें से हमें धुंधला दिख रहा है, हल्का हल्का दिख रहा है, वो है हमारा पारभासी। ठीक है, मतलब पारभासी का मतलब पार आभास, मतलब पार होने का हमें आभास हो रहा है। मतलब आभास का मतलब लगना, मतलब कुछ लग रहा है, हाँ कुछ तो पार हो रहा है, पूरा नहीं पर कुछ तो, जिसे हम ब्लर भी कहते हैं। ठीक है, और पारदर्शी का तो मतलब आप जानते ही हैं, बिल्कुल पारदर्शी हो जाना, शीशा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिखाए, मतलब चित्र भी आपको दिखाया गया है। दुकान में रखी गई प्लास्टिक की बोतलें,
ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से रखते हैं ना दुकानदार लोग। फिर आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे लिखा है इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। जैसे कि हमारे जो क्या कहते हैं, ब्रीफ केस, सूटकेस, ट्रॉली बैग, ये सब चीज़ें जो होती हैं, बॉक्स होते हैं हमारे, ये हमारी कवर्ड वगैरह होती हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं अपारदर्शी, मतलब हम नहीं चाहते कि हमारे कपड़े कोई देखे, हम नहीं चाहते हमारा सामान जो है कोई देखे, तो हम इनको ऐसी चीज़ों में बंद करके रखते हैं जिसे कोई देख ना सके। तो वो हमारे क्या होते हैं, अपारदर्शी होते हैं। जैसे हमारे गेट होते हैं, लकड़ी का गेट हुआ, हम पूरा जो लकड़ी का गेट बनवा देते हैं जिसमें शीशे नहीं लगवाते हैं, हम नहीं चाहते हमारे घर के अंदर कोई देखे, ठीक है, हम नहीं चाहते बाहर वाला हमारे घर के अंदर झांक ताक करे, तो हम क्या करते हैं, अपारदर्शी मतलब कुछ इस तरीके का बनवा देते हैं, कोई आर पार देख ना पाए। लोहे का लगवा लो, लकड़ी का लगवा लो, जैसी आपकी मर्जी वैसा लगवा लो, ठीक है। ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ पे लिखा है आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे, धातु के पात्र के भीतर क्या है। समझ गए ना, मैंने जो बात आपको समझा दी। फिर लिखा है लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं अपारदर्शी के उदाहरण हैं। क्या आप यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अपारदर्शी समूह में समूहित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं यार, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। हम की कैटेगरी जो है वो बिल्कुल बना सकते हैं, कौन हमारा पारदर्शी कौन पारदर्शी है, ठीक है। अगर हमें को उदाहरण पता है तो हम आसानी से बना सकते हैं। फिर हमको यहाँ पे क्रियाकलाप 6 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे है एक कागज की शीट लीजिए, इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने प्रेक्षण को नोट कीजिए। अब इस शीट के बीच में 2-3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के उस भाग से जहां तेल फैला है प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप यहाँ पाते हैं कि बल्ब हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः देख लेते हैं? कदाचित नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? तो यहाँ पे बात की जा रही है पारभासी की। पारभासी मतलब हमें पार होने का आभास जो कराता है वो होती है पारभासी, जिसमें हमें धुंधला धुंधला दिखता है। तो इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे एज एक्सपेरिमेंट बोला है कि एक कागज़ लीजिए, ठीक है, एक कागज़ लिया, उसमें आपने बटर लगा लिया या तेल लगा लिया, मक्खन लगा लिया, कुछ भी लगा लिया, ठीक है। पहले जब आप कागज़ से देख रहे थे तो आपको कुछ भी नहीं नजर, मतलब बल्ब की रोशनी गुजार रहे थे ना, तो बल्ब की रोशनी जो है वो नहीं गुजर रही थी। फिर जब आपने ये सब चीज़ें उसमें पॉलिश वगैरह कर दी, तो आप जब उसमें से बल्ब की रोशनी डाल रहे हो ना, तो हल्की हल्की रोशनी जो है वो आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो हल्की हल्की नज़र आ रही है पर पूर्णतः नज़र नहीं आ रही, मतलब थोड़ा आपको आभास हो रहा है कि हाँ रोशनी आ रही है, ठीक है। तो यही होता है हमारा पारभासी, ठीक है। ये कह रहे हैं ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें कहते हैं हम पारभासी। तो पारभासी का उदाहरण बात करते हैं तो हमारे टिश्यू पेपर हुए, बटर पेपर हुआ, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे पारभासी है, ठीक है। और एक ट्रेसिंग पेपर आता था, हम लोग जब छोटे थे ड्राइंग करते थे, कुछ भी कॉपी करना होता था तो क्या करते थे बटर पेपर नहीं सॉरी ट्रेसिंग पेपर ले आते तो उस पर बनाते थे, बस कॉपी कर लेते थे। क्योंकि वो ट्रेसिंग पेपर क्या होता है, ट्रेसिंग पेपर ने बताया ना, थोड़ा थोड़ा आभास हो जाता था, तो जो नीचे ड्राइंग बनी होती थी वो हल्की हल्की दिखने लगती थी, उसी के ऊपर दोहरा देते थे, बन जाता था, वो उल्टा करके अपनी कॉपी पे छाप देते थे, बस। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, कागज पे लगे उस तेली धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था। मतलब वसा का परीक्षण आपने पहले वाले चैप्टर में किया था जिसका नाम था भोजन या कहाँ से आता है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है परीक्षण किया था वह भी पारभासी ही था। मतलब वसा के लिए जो हमने परीक्षण किया था, जो हमने जिस कागज़ का यूज़ किया था उसमें तेल अगर लग रहा था कागज़ में तो हम समझ जा रहे थे कि ये इसमें वसा है, अगर तेल नहीं लग रहा था तो समझ रहे थे उसमें वसा नहीं है। तो भाई जिसमें तेल लग रहा था तो वो कागज जो तेल लगने से वो कैसा हो गया, पारभासी हो गया, ठीक है। फिर लिखा है अतः हम उन पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी के रूप में के समूह में बांट सकते हैं। मतलब हमने अब चीज़ों को
3 समूहों में बांटा है, एक पारभासी में बांटा, एक अपारभासी में बांटा और एक पारभासी में बांटा, एक पारदर्शी में बांटा, एक अपारदर्शी में बांटा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है पहली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर का प्रेक्षण कीजिए। वह यह जानना चाहती है क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी है अथवा पारभासी है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है हम लोगों ने बचपन में बहुत किया है। मुझे नहीं लगता टॉर्च का बहुत ज़्यादा यूज होता होगा, लेकिन सबके हाथ में अब टॉर्च ही टॉर्च है। भैया मोबाइल है तो मोबाइल के पीछे क्या है, टॉर्च ही टॉर्च है। वहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर मुझसे अभी एक्सपेरिमेंट हो पाया तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, कुछ तो आभास हो रहा है ना रोशनी का। ठीक है, यही आपको ऐसे साफ साफ रोशनी दिख रही है। अगर मैं दूर से रखती हूँ तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है ये। ठीक है, और जब मैं इसके पास में ले जाती हूँ आपको रोशनी का आभास हो रहा है। ठीक है, तो यही हो गया है पारभासी। ठीक है, जब आपको थोड़ा सा आभास होता है। ठीक है, यही बात यहाँ पे बताई गई है। तो ये कह रही है कि वो जानना चाहती है यह पारदर्शी है कि पारभासी है। तो भाई इसका आंसर सीधा सीधा यही होगा कि ये पारभासी है। ठीक है, क्योंकि हमको रोशनी जो है वो धीरे थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है। पर जब हम टॉर्च यार बड़ी सी होती थी, अभी भी हमारी लाइट चल रही है। ठीक है, ठीक है, टॉर्च की रोशनी काफ़ी ज़्यादा होती थी ना, तो उसमें से हम जब देखते थे ना पूरा हाथ ऐसा लगता था खून 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 नज़र आ रहा है। बढ़िया लगता था, मज़ा आता था। कि हम लोगों का एक बचपन का खेल ही हुआ करता था। मतलब बचपन में क्या होता था, कुछ भी मिल जाए जिसमें मज़ा आ जाए वही हमारा हो जाता था खेल। ठीक है, यहाँ पे लिखा है हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इसके जल अथवा अन्य द्रवों को मिश्रित होने के ढंग के भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब इसके ढंग भी, इनकी दिखावट भी कई अलग अलग हो सकती है, इनके दिखाने के ढंग भी अलग अलग हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कोई दो चीज़ हो वो हमारी सेम हो, अलग अलग भी होती हैं यार। सबका तरीका अलग होता है, सबकी चलावट अलग होती है, सबकी दिखावट अलग होती है सबकी। आप ही इतना गौर करो भाई, इंसान की बात करें या जानवरों की बात करें, कुछ भी बात करें भाई, हर इंसान की 2 आँखें हैं, 2 आईब्रोज हैं, सबके बाल हैं, सबके एक ही नाक है, सबके एक ही मुंह है, सबके 2 गाल हैं, सबका एक माथा है, एक चिन्ह है, 2 कान। हर इंसान के पास ये है, पर सबकी शक्ल अलग है। कितनी अजीब चीज़ है ना, कितनी अजीब चीज़ है। इतना मतलब सबके पास सब कुछ सेम है, फिर भी इंसान बिल्कुल अलग है। सबकी वॉइस, सबकी आवाज़ अलग है। वाह रे भगवान। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा है, हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों की भिन्न दिखावट होती है तो इनके जल अथवा द्रवों के साथ मिश्रित होने के ढंग भी भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुण में समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर होता है। मतलब हम जो यहाँ पे वर्गीकरण जो कर रहे हैं, हम उनकी समानताओं और असमानताओं को देख कर ही कर रहे हैं। ये पारभासी है, अपारभासी है, ये पारभासी है, अपारदर्शी है, पारदर्शी है, विलय है, अविलय है, क्या है ये सब हम भाई इनकी जो विभिन्नताएं हैं, समानताएं हैं, इन्हीं को देखकर ही कर रहे हैं। फिर यहाँ पे लिखा है हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हों। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इस प्रकार कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी सामानों को एक स्थान पर, जबकि अनाज अथवा दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम हर चीज़ का ये जो वर्गीकरण कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई। जैसे कि हमारा घर है, ठीक है, घर है ना, ठीक है, फिर हम जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया उसको समझाएंगे। हमारा घर है, हम घर में एक जगह पे ही तो सारे बर्तन रखते हैं। हम बर्तनों में भी कैटेगरी कर देते हैं, गिलास एक साइड, कटोरी एक साइड, चम्मच एक जगह, चाकू एक जगह, प्लेट एक जगह, थाली एक जगह, ठीक है, बड़े बर्तन एक जगह, कुकर एक जगह, चौका वो क्या बोलते हैं, बेलन चौकी वो एक जगह,
ठीक है, यही करते हैं ना। अब ये सब चीज़ें हम क्यों करते हैं? खुद की क्या कहते हैं ना, खुद की सहूलियत के लिए ही तो करते हैं, ताकि हमें अब हर चीज़ एक चीज़ में मिक्स पड़ा होगा, ये हटाया वो हटाया, ये नहीं मिला वो हटाया ये मिला। अरे यार, ठीक, तो हमारा सर दर्द ना हो, हमें प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए तो करते हैं। जैसे कि हमारा घर ही है, घर में कपड़े रखने की जगह जो होती है वो एक जगह होती है कि नहीं होती है, ठीक है। और जैसे कि हमारा डेली तैयार होने का सामान, मेकअप का सामान एक जगह होता है, ठीक है। हमारी बुक्स एक जगह होती है, ठीक है। हमारे घर के बिस्तर वगैरह एक जगह होते हैं, ताकि अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हम उसी प्रॉपर स्थान पे जाएं जहाँ पे वो चीज़ मिलेगी। अगर घर में हर चीज़ अस्त व्यस्त होगी तो हम तो पागल हो ही जाएंगे। हम नहीं पागल होंगे, जिसका घर ऐसा होगा वो पागल हो जाएगा, ठीक है, समझे। तो इसीलिए हर चीज़ का वर्गीकरण किया जाता है। इसीलिए तो आप जाते हो शॉप वगैरह पे, साबुन एक जगह, बुक एक जगह, नहाने वाला साबुन अलग और कपड़े वाला साबुन अलग, हर चीज़ अलग अलग कैटेगराइज कर देते हैं। और साथ में जैसे भाई अनाज वनाज एक जगह, ताकि उनको ढूंढना ना पड़े। अगर भी ऐसे ही हर चीज़ ये इधर का उधर डाल देना तो वो तो ढूंढते ढूंढते पागल हो जाए, कोई भी इंसान उनके यहाँ कुछ लेने नहीं आएगा, क्योंकि वो घंटे भर तो ढूंढने में लगा देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं तो आगे यहाँ पे लिखा है, इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा उन गुणों में किन्हीं भी पैटर्न का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इस विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे, ठीक है। तो भाई आपका चैप्टर हो जाता है समाप्त, पर अभी आपको जाना नहीं है। आपके प्रमुख शब्द बाकी हैं, साथ में सारांश भी बाकी है, जो कि पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे इसके क्वेश्चन के साथ, पर अभी ये जाना नहीं है। ये हम कुछ प्रमुख शब्द जो हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमारा प्रमुख शब्द में पहला शब्द आता है कठोर, ठीक है। तो कठोर क्या होता है? तो हमने आपको बताया था, कठोर चीज़ें, कठोर पदार्थ वे होते हैं जिनको हम आसानी से संपीड़ित नहीं कर सकते, जिनको हम दबा नहीं सकते हैं, जिनका संपीड़न नहीं किया जा सकता है, वो होते हैं हमारे कठोर पदार्थ। ये पढ़ के जरूर जाना, क्योंकि अगर आपने ये सारी जो हेडिंग्स हैं वो पढ़ ली तो आपका चैप्टर समझ लो आपका तैयार हो गया, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आप अच्छे से कर लोगे। फिर उसके बाद है अविलय। अविलय क्या होता है? तो अविलय ऐसे पदार्थ होते हैं जो पानी में, जिनको घोला नहीं जा सकता, जो पानी में विलय ही नहीं होते। आप उनको, जैसे कि उदाहरण की बात करते हैं, पहले ठोस का उदाहरण देते हैं। ठोस का उदाहरण हमारा लकड़ी हो गया, धातु हो गई, ये हमारे ठोस हो गए। अविलय की बात करते हैं तो अविलय जो है वो हमारे रेत हो गई, ठीक है, रेत हो गई, लकड़ी का बुरादा हुआ, ये हमारे अविलय थे, ठीक है। अविलय भी हमने आपको बता दिया। धुतिमय क्या होता है? धुतिमय को हम चमकीला भी कहते हैं। धुतिमय तो होते हैं वो हमारे धातु होते हैं, वैसे तो कांच भी होती है। धुतिमय का मतलब जो चमक, जिनमें चमक होती है। सभी धातुओं में हमारी चमक होती है, जिनको हम काट कर देखें या रेगमाल से घिस कर देखें, अगर उन्हें चमक आ जाती है तो, जैसे कि ये हमारी एक ग्लास है, नई ग्लास है, ठीक है, तो ये क्या कर रही है? चमक दे रही है ना, चमक दे रही है, तो इसका मतलब ये धुतमय है। प्याज भी लगाइए। तो धुतमय के बाद हमारा आता है पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? तो भाई कोई भी चीज़, जो हमारी कोई भी वस्तु है, वो जिस चीज़ से बनती है वो होता है पदार्थ। जैसे कि बात करते हैं, ये क्या है? ये हमारा एक तांबे की गिलास है, ये हमारी क्या है? गिलास है, ठीक है। तो इसके पदार्थ की बात करते हैं तो इसका पदार्थ हुआ तांबा, या हम धातु बोल सकते हैं। तो ये धातु के है या तांबे के पदार्थ की बनी हुई है, ठीक है। जैसे कि ये क्या है? ये हमारा है टॉप है, ठीक है। ये इसके पदार्थ, ये कपड़े की बात करते हैं, ये कपड़ा है ना, तो किस से बना है, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे जिस भी कपड़े से बना हो, नायलॉन वायलॉन जो भी हो, ठीक है, उस पदार्थ का है, ठीक है, समझ गए ना, जिस चीज़ से बना होता है। धातु, धातु क्या होती है? धातु हमारी ऐसी चीज़ होती है जिससे संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, एक दो धातुओं को छोड़ के, जैसे सोडियम,
ठीक है। और साथ में इनमें चमक होती है, चमकीली होती हैं धातु, ठीक है। और अपारदर्शी वो चीज़ होती है जिसके हम आर पार नहीं देख सकते, ठीक है, जो एक बैरियर का काम करती है, अपारदर्शी वो होता है। रुक्ष मतलब खुरदरा, खुरदरा का मतलब आप किसी चीज़ को आप खरोचते हैं तो उनमें खुरदरापन आ जाता है। जो खुरदरा मतलब अजीब सा प्लेन होने का एहसास नहीं कराता है, वो होता है हमारा खुरदरा। विलय क्या होता है, तो विलय वो होता है जैसे कि अगर हम नींबू के पानी को, या कह लो नींबू का पानी, या क्या बोलते हैं नींबू का रस, नींबू का पानी नहीं, नींबू का रस और शक्कर या नमक को हम जब मिलाते हैं वो हमारे पानी में अच्छे तरीके से घुल जाता है, तो वो होता है हमारा विलय, ठीक है। पारभासी जब हमें आर पार होने का आभास होता है, जैसे कि अगर हम कागज़ में तेल लगाएं, ठीक है, और उसके आर पार देखने की कोशिश करें तो कुछ कुछ आभास होता है, या उसमें से हम रोशनी आर पार करें तो हमें कुछ तो रोशनी नज़र आती है, तो जिसके आर पार होने का आभास होता है जिसको हम ब्लर बोलते हैं, ठीक है, तो वो होता है हमारा पारभासी। जैसे नहीं मोबाइल में हम ब्लर लगा देते हैं तो कहते हैं हाँ कुछ तो नज़र आ रहा है पर साफ नहीं नज़र आ रहा है, तो वही होता है हमारा पारभासी। पारदर्शी मतलब जिसके हम आर पार पूरा सही देख सकते हैं, जैसे वायु, एग्जाम्पल में वायु है, प्लास्टिक के जो ट्रांसपेरेंट वाले डिब्बे होते हैं, कांच हुई, ये सब होते हैं हमारे पारभासी, ठीक है। आगे चलते हैं तो आगे है सारांश। सारांश भी हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। ये लिखा है हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं, ठीक है। तो भाई हमारे चारों ओर हम कुछ ना कुछ जिस पे भी नज़र दौड़ाते हैं तो वो हर एक क्या है, वस्तु है, ठीक है। तो वो अनेक प्रकार के पदार्थों से बनती है। जैसे हम अगर बात करते हैं, हमारे सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, वाइट बोर्ड, जो कि बना है लकड़ी का, तो लकड़ी क्या हो गई, पदार्थ हो गई। बात करते हैं कर्टन की, तो कर्टन जो है वो कपड़े, वो रेशम से बने हुए हैं, चमकीले हैं, ठीक है, तो उसका पदार्थ हो गया रेशम। और यहाँ पे हमारे पास चेयर और टेबल रखी हुई है, तो इसके पदार्थ की बात करते हैं तो ये इसका पदार्थ हो गया लकड़ी, ठीक है। गद्दे ये, और ये कपबोर्ड लगी हुई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो पदार्थ हो गया वो हो गया धातु, ठीक है। यही हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं, किसी न किसी पदार्थ से बनी होती हैं। फिर लिखा है किसी भी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तुओं को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है, अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनाया जा सकता है। जैसे कि ऐसा कुछ भी नहीं है एक चीज़ जो है सिर्फ एक ही पदार्थ से बनाई जाए, उसे कई पदार्थों से भी बनाया जाता है। और ऐसा तो मतलब ऐसा तो थोड़ा टफ ही हो जाएगा कि किसी एक चीज़ को एक ही पदार्थ से बनाया जाए। जैसे कि हमारा मोबाइल हुआ, ठीक है, मोबाइल में मेटल भी यूज होता है, प्लास्टिक भी यूज होता है, कई सारी चीज़ें यूज होती है तब हमारा मोबाइल बनता है, ठीक है। वायर है, वायर में हमारा तार मतलब मेटल भी यूज होता है और साथ में प्लास्टिक भी यूज होती है, ठीक है। एक पदार्थ कई सारी चीज़ों से भी मिलकर बनता है। फिर लिखा है विभिन्न प्रकार के पदार्थों के भिन्न गुण जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। बिल्कुल भाई, लकड़ी का अपना गुण अलग है, ठीक है। हालांकि लकड़ी को भी दबाया नहीं जा सकता है, मेटल को भी नहीं दबाया जा सकता है, पर लकड़ी को आराम से जलाया जा सकता है, पर मेटल को जलाया नहीं जा सकता। अगर आपको उसको जलाना है तो वो पिघल सकती है बहुत ज़्यादा तापमान पे, ठीक है। सबके अपने अपने गुण होते हैं। फिर लिखा है कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते। कुछ खुरदुरे होते हैं तो कुछ चिकने होते हैं। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं, कुछ अन्य कोमल लगते हैं। जैसे कि इन्होंने सबसे पहले बताया कुछ चमकदार होते हैं कुछ नहीं होते। जैसे लकड़ी जो होती है वो हमारी चमकदार नहीं होती है, ठीक है, और मेटल जो होती है वो हमारी चमकदार होती है, मेटल को हम दूर से ही पहचान सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कुछ खुरदरे होते हैं, कुछ खुरदरे होते हैं जैसे कि हम बालू को छुएं तो वो हमारी खुरदरी होती है। कुछ चिकने होते हैं, चिकने जैसे कि हम अगर किसको छुएं, शीशे को छुएं तो वो हमारा चिकना होता है। कोई कुछ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं, जैसे कि अगर हम बर्फ़ को छुएं तो वो हमारी कठोर होगी, ठीक है। और कुछ स्पर्श करने पर कोमल लगते हैं, जैसे अगर हम रुई को छुएं, स्पंज को छुएं तो वो हमारे कोमल लगते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने लिखा है कुछ पदार्थ जल में विलय होते हैं कुछ अविलय होते हैं। तो कुछ जो जल में विलय पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं वो विलय होते हैं, जल में नहीं घुलते वो अविलय होते हैं। फिर लिखा है कि कुछ पदार्थ जैसे जल में कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं, तो कुछ अन्य जैसे लकड़ी अथवा धातु है पारदर्शी होते हैं, कुछ पारभासी होते हैं।
तो मतलब कांच जो होती है पारदर्शी, जिसके आर पार देख लो वो पारदर्शी, जिसके आर पार नहीं देखो वो अपारदर्शी, जिसके आर पार कुछ महसूस होता है कि लगता है कि हाँ इसके पार तो कुछ तो है, ठीक है, जहाँ पे कुछ तो है वहाँ पे हो जाता है पारभासी। फिर लिखा है पदार्थों की उन गुणों में समानताओं विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें बांटा जाता है। मतलब यही जो समानताएं होती हैं, जो विभिन्नताएं होती हैं, इन्हीं के आधार पर हम इनको अलग अलग वर्गीकरण करते हैं इनका। फिर लिखा है वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है, ठीक है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर हो जाता है हमारा कंप्लीट। और हम देखते हैं कि हमारे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको भी हम कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्लास आपको वाकई में अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना आप नहीं भूलेंगे।